पढ़ने के लिए चल रहे हैं बाबू। बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम होगा लेसन नंबर 10 9th में तरल क्या होता है। उसके बाद से तरल का दाब क्या होता है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे उत्प्लावन बल। ये 4 हेडिंग आज हम लोग जिक्र करेंगे। लिक्विड कहा जाता है तरल को, तो आज की बात होगी। अच्छा, द्रव पढ़े हैं ना। द्रव वह पदार्थ होता है जिसका आकार और आयतन दोनों का होता है, दोनों अनिश्चित होता है। गैस के तो हो जाए दोनों, गैस के तो दोनों होते हैं। देखो तरल में गैस भी आ जाएगा, तरल में द्रव भी हो जाएगा। तो पहले हम लोग तरल जानते हैं। कह सकते हो तरल वे पदार्थ होते हैं जिसके आकार अनिश्चित होते हैं। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जो तरल होता है उसमें बहने का गुण पाया जाता है। जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, पानी हुआ, दूध हुआ। तो जो द्रव होता है उसमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ठोस के तुलना में कम पाया जाता है। ठोस तो कण बहुत चिपक करके रहता है, जैसे मान लो ठोस है, ये चिपक करके है, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा अधिक होगा। और जो तरल होता है तनी दूर दूर होता है तो तनी कम। जितने कोई वस्तु चिपक कर रहता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक रहता है। जितने तनी दूर रहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होता है। बात समझ में आया? तो ये जो सब याद कर लेना। तो लिख लो तनी तरल, लिखो तरल, लिख लो तरल वह पदार्थ होता है, वह पदार्थ होता है जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तरलों में बहने का गुण पाया जाता है। तरलों में बहने का गुण पाया जाता है। तरल में ठोस के तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल और घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है। तरल में गतिज ऊर्जा गैस से कम होता है, गैस से कम होता है। उदाहरण लिख लो, जल लिखो, दूध लिखो, नमस्कार, मिट्टी का तेल लिखो, जल, दूध, मिट्टी का तेल, डीजल इत्यादि लिखो। तो जब भी बात तरल का कहेगा तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि तरल वे पदार्थ होते हैं जिसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तरलों में बहने का गुण पाया जाता है। तरल में ठोस की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल और घनत्व कम होता है। तरल में गतिज ऊर्जा गैस से कम होता है, क्योंकि गैस के कण बहुत तेजी से घूमते हैं, गैस के कण बहुत तेजी से गति करते हैं, लेकिन जो तरल होते हैं गैस के तुलना में कम। उदाहरण में आप जल लिख सकते हैं, उदाहरण में आप दूध लिख सकते हैं, उदाहरण में आप मिट्टी का तेल लिख सकते हैं, उदाहरण में आप डीजल लिख सकते हैं। सब आप तरलों की बात जब होगी तो इसको बता सकते हैं। तो जब भी तरल की बात करेगा सिंपली बात आप जरूर याद रखेंगे कि तरल का मतलब होता है वही जल, तरल का मतलब होता है डीजल, तरल का मतलब होता है मिट्टी का तेल, तरल का मतलब होता है दूध। लिक्विड जिसको कहा जाता है तरल वही पदार्थ होता है जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तरलों में बहने का गुण पाया जाता है और तरल में ठोस के तुलना में गुरुत्वाकर्षण कम पाया जाता है। हो गया, लिखा गया। अब लिखो हेडिंग तरल का दाब।
तरल का दाब, तरल का दाब, ये सब टॉपिक आपके हैं, याद होना चाहिए सब टॉपिक। तरल के दाब याद है तुम लोगों को? जब भी बात करेगा तरल के दाब, तरल का मतलब क्या होता है? द्रव। द्रव लिए, पानी ले लो, पानी का मतलब तरल, उसके ऊपर जो दाब लगाते हैं उसी का मतलब तरल का क्या कहते हैं? दाब। और दाब जब लगाओगे ना तो हर जगह दाब एक समान होता है। हम तुम लोग को बता देते हैं कि पास्कल का नियम भी इसमें आएगा। पहले लिख लेते हैं तरल, लिखो। जब तरल पर कोई दाब लगाया जाता है, कोई दाब लगाया जाता है तो उसे तरल का दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल नहीं, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। यह होता है दाब बराबर, पढ़े भी होंगे, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो तरल के ऊपर जो दाब लगता है उसे तरल दाब कहते हैं। सब लोग को याद भी हो गया। कोई भी द्रव होगा उसके ऊपर जब हम लोग दाब लगाते हैं तो उसे तरल दाब कहते हैं, जिसका मात्रक आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तरलों पर जो दाब लगता है उसका मात्रक में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और दाब बराबर आपके पास होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। चलो हो गया सबका, सब लिख लिए। आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं कि आखिर तनी एक हेडिंग बना लो, पास्कल का नियम। पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है और इसने ही कहा था कि अगर हम लोग कोई मान लो बीकर ले लें इस तरीके से, और बीकर में पानी भर के अगर इसके ऊपर दाब लगाएं, बीकर में क्या भर के? पानी भर के इसके ऊपर दाब लगाएं तो सभी जल, जितने जल हैं सब चारों ओर समान दिशा से गति करेंगे सब। जैसे मान लो अगर आप गुब्बारा ले लें, ठीक है, गुब्बारा क्या कर ले लें, यहाँ पर छेद करें, फिर मान लो यहाँ पर छेद करें, फिर मान लो यहाँ पर छेद करें और इसके अंदर पानी भर दें, ठीक है, चाहे हवा भर दो, जो भी भरो, और इसके ऊपर अगर तेजी से तुम दाब लगाओगे तो सभी छिद्र से अगर जल भरे हो तो जल बाहर निकलेंगे। ये नहीं है कि केवल इधर से निकलेंगे इधर से नहीं निकलेंगे ना। जब दाब लगाएंगे, जब इसको दाबेंगे तो चारों बगल से आपका क्या निकलेगा? जल निकलेगा। तो पास्कल ने कहा था कि यदि कोई वस्तु है उसके अंदर द्रव भरा है तो द्रव पर जो दाब लगता है सभी दिशाओं में समान लगता है। इधर से द्रव निकलेगा, इधर से, इधर से, इधर से, सभी दिशाओं में क्या आता है? समान लगता है। तो लिख लो, देखो पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है, याद हुआ ना? पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है और उसने अपने नियम में बताया कि यदि
यदि उसका पे नियम बताया कि यदि किसी बर्तन या वस्तु में रखे द्रव पर दाब लगाते हैं तो दाब सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। ये नियम है कि कोई बर्तन है, कोई वस्तु है, आप उसमें अगर द्रव को भर करके उसके ऊपर दाब लगाएंगे तो ये दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है, जिसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। सब लोग याद कर लो आज कि पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है और उसने अपने नियम से मैं बताया कि यदि किसी बर्तन या वस्तु में रखे द्रव पर दाब लगाते हैं तो दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। जब इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तुरंत बताएंगे। हो गया, लिख लिए। तो पास्कल के नियम भी याद हो गया आपको। पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है और उसने अपने नियम में बताया कि यदि किसी बर्तन या वस्तु में रखे द्रव पर दाब लगाते हैं तो दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। ये नियम अपना दिया था उसने। किसी भी बर्तन या वस्तु में जब लोग द्रव को रख करके दाब लगाते हैं तो दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। ठीक है, लिख रही है सब लोग? मिटा दे क्या इसको? अब आ जाओ बाबू, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। देखो, मान लो कि आपके पास एक बीकर है। मान लो कि आपके पास क्या है, बीकर है। आप इस बीकर के अंदर कोई वस्तु को डाल रहे हैं। ये जल है, ये बीकर है, ये वस्तु है। गुड मॉर्निंग। आप इसके अंदर वस्तु को क्या किए डाले? तो ये बताओ, तभी तुमने महसूस किए होगे कि जब भी कोई वस्तु है, जब उसको पानी के अंदर डालते हैं और जब वो वस्तु पानी के अंदर रहता है तो हल्का रहता है। देखना ना, रस्सी बांध करके बाल्टी में रस्सी बांध लेना और पानी के अंदर डाल देना तो पानी के अंदर उसको खींचने में बड़ा अच्छा लगता है। चाहे जाल भी तुम लोग जाल भी ले लेना, उसको पानी के अंदर डालना, खींचना कितना अच्छा लगता है। लेकिन पानी से जब ऊपर खींचा जाता है तो भारी लगता है। बाल्टी में पानी भर गया है, अंदर खूब नचाओगे पानी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही खींच कर पानी के ऊपर आएगा वो तो बहुत आपको भारी महसूस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु को हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो वस्तु हमें हल्का प्रतीत होता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जब किसी वस्तु को द्रव के अंदर डालते हैं तो द्रव जो होता है, द्रव का मतलब पानी से वस्तु ये डाला जा रहा है, पानी के अंदर आप डाल रहे हैं तो पानी से वस्तु पर नीचे से ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा। ये क्या करता है? बल लगाता है, जिससे वस्तु हल्की प्रतीत होती है। या वस्तु क्या होती है? हल्की प्रतीत होती है। उसी बल को हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। देखो, उत्प्लावन, ऊ का मतलब होता है ऊपर की तरफ लगेगा, ध्यान रखना। जब ये बात कहेगा उत्प्लावन की तो ऊ का मतलब होता है ऊपर की तरफ लगेगा, यानी द्रव में ही लगता है। बात समझ रहे हो कि जब किसी वस्तु को हम लोग द्रव के अंदर डालते हैं, जब किसी वस्तु को द्रव के अंदर डालते हैं तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की तरफ क्या करता है? बल लगाता है, जिससे वस्तु हल्की प्रतीत होती है। इसी को हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। तो लिख लो, जब किसी वस्तु को द्रव में डालते हैं तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ एक बल लगाता है जो बस जिससे लिख लेना, जो मतलब जिससे वस्तु हल्की प्रतीत होती है, हल्की प्रतीत होती है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल द्रव में नीचे से ऊपर लगता है, नीचे से ऊपर लगता है, माने वस्तु है ना तो नीचे से ऊपर लगेगा, इसी को हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। लिख लो, चित्र बनाओ जल्दी। आर्किमिडीज के सिद्धांत का मतलब होता क्या है जानो। जैसे अगर हम क्या करें ना, एक बीकर ले लें, मान ले बीकर है, समझना पड़े ध्यान से, और नीचे बनाते हैं कि तुम लोग बना लेना। एक बीकर ले ले हम लोग, ठीक है, इसमें एक छोटा बीकर ले करके इसमें पूरा जल भरते, पूरा फूल इस तरीके से, और एक छोटा सा बीकर इसके पास रख दे, छोटा सा बीकर। मान लो कि हमने क्या किया, एक पैरामीटर ले लिया नापने वाला, पैरामीटर एक नापने वाला ले लिया। मान लो इस पर लिखा गया है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम। इस पर माने वजन करने वाला है ये, लेकिन जी टेप होता है। इसमें हुक है इस तरीके से, हमने किसी वस्तु को फंसा दिया, मान लो वस्तु फंस गया और अंदर हमने जल के अंदर इसको डाल दिया इस तरीके से। जब डालोगे ना, पहले इसको बाहर जोख लेना। मान लो इसको जोखा हमने 50 ग्राम रहा, पहले इसको जोखा और तब हमने पानी के अंदर डाला। जब पानी के अंदर डालोगे ना, जब पानी के अंदर इसको डालोगे तो कुछ जल बाहर निकल कर यहाँ पर गिरेगा, यहाँ आपके ना गुड मॉर्निंग, ऐसे जल बाहर निकल के यहाँ पर क्या होगा, गिरेगा। अब देखोगे तो वजन इसका कुछ कम नजर आएगा, मान लो 30 ग्राम नजर आया। जब पानी के अंदर इसको वजन करोगे ना तो 30 ग्राम आया, तो 30 ग्राम वजन आया, तो इसको इसके अंदर जो पानी गया, इस पानी को भी वजन करोगे तो 30 ग्राम ही वजन रहेगा। मैंने कहा कि मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु का आपने पहले ही उसको बिना पानी में डाले हुए आपने उसका वजन किया, तो जब वजन किया पहले तो उसका वजन आपने देखा तो 50 ग्राम आएगा। कितना ग्राम आ गया, 50 ग्राम। उसके बाद से उसको आपने क्या किया, जैसे नापने वाला जो होता है ना, तो जो नापने वाले यंत्र तो उसमें फंसा लिया, उसको लिया करके आपने पानी में डाल दिया, पूरा फुल था पानी में डाला। जब पानी में डाला तो देखा कि अरे सही इसका वजन तो 30 ग्राम हो गया, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि पानी में कोई भी वस्तु डालते हैं तो उसका भार कम हो जाता है। तो अब 30 ग्राम हो गया उसका वजन, तो 30 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब होता है कि 20 ग्राम कम हो गया। 20 ग्राम का हो गया, कम हो गया उसका वजन। पहले 50 ग्राम था, अब तो 30 ग्राम में हो रहा है, तो 20 ग्राम उसका वजन का हो गया, कम हो गया। तो इसको अंदर जब डाले तो देखिए कोई द्रव निकल कर बाहर गिरा, इस बीकर में गिरा। तो आप इस बीकर में जो जल था, उस जल का भी वजन किया अलग, तो वह भी कितना आया, 20 ग्राम। 20 ग्राम कहिएगा, क्योंकि इसका वजन माने 20 ग्राम कम हुआ है, इसका मतलब 20 ग्राम पानी में गया है, कम के बराबर। तो इससे आर्किमिडीज ने यही कहा कि जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है कि बीच में रखें, या पूर्ण रूप का मतलब कि अंदर इसको पेनी में सटा दिए हैं, तो कहते हैं जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से द्रव के अंदर डालते हैं तो उसके भार में कमी आती है। उसके भार में क्या आती है, कमी आती है, और ये भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है, द्रव के भार के बराबर होता है। अगर इसके भार में देखिए आपको 50 ग्राम था, अब तो 30 ग्राम आ रहा है, तो 20 ग्राम कम हुआ है, तो जो 20 ग्राम कम हुआ है इसके द्वारा जो 20 ग्राम जल हटाए गए उसके बराबर होता है। तो यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। लिख लीजिए, पहले लिखो, जब किसी द्रव को